जिस देश में अगर यूजीसी का चेयरमैन तक किसी स्कैम पे काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उस देश में इवेंचुअली ये एग्जाम लीक होगा। एक लॉयर, जेन्युइन गुड लॉयर, सेकंड गुड अकाउंटेंट, थर्ड विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ गुड डॉक्टर। आप में से कोई भी अगर एक गलत काम करता है इमीडिएटली पुलिस आप पे एक्शन लेती है, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर्स क्यों इनको एक मियर पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है? ईवीएम्स मैक्सिमम कंट्रीज में बैंड हैं, जिन्होंने बनाई ईवीएम वहां भी बैंड है, लेकिन जुडिशरी ने फैसिलिटेट किया कि ईवीएम से दोबारा चुनाव हो। ईवीएम का मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ। सारा खेल उसके माइक्रोचिप का है, तो कैलकुलेटर को चलाती है वही इस ईवीएम को चलाती है। बिलिंग स्कैम, मेडिकल बिलिंग स्कैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा था। प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी स्टाफ, कॉलेज स्टाफ इन्फ्लेटेड बिल्स जो है वो सबमिट कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग जिनको बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, कुछ की तो मेरे को जिनको पता है 1 लाख से ज़्यादा की महीने की तनख्वाह है, और वो इन्फ्लेटेड बिल्स, और यहाँ तक मेरे को बताया गया कि फॉल्स बिल्स, डॉक्टर्स के फॉल्स प्रिस्क्रिप्शंस लोगों ने प्रिंट करा रखे हैं, और उस पर वो अपना कुछ भी टाइप करके मेडिसिन डाल के और वो रीइंबर्समेंट के लिए कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं। तो जिस देश में ऐसा काम होने लग जाए और उस स्कैम का इंफॉर्मेशन ना केवल उस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रेसिडेंट की ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, उन सबको भेजा, लेकिन फॉलो अप करते करते यूजीसी चेयरमैन को तक भेजा। यूजीसी चेयर किसी ने कोई काम नहीं किया। 2023 में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एक इवेंट था जिसमें बाई चांस यूजीसी के चेयरमैन आए हुए थे, यही जो अभी भी हैं, और उनसे मैंने तब उनको वो सवाल पूछा कि आपको ये मैंने इंफॉर्मेशन दी थी, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लोगों ने भी उनसे कहा कि आप इसको रिजॉल्व कीजिए, तो उस बात को उन्होंने टरका दिया। तो जिस देश में अगर यूजीसी का चेयरमैन तक किसी स्कैम पे काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उस देश में इवेंचुअली ये एग्जाम लीक होगा, क्योंकि आपकी मानसिकता की ये बात है। आप 10 रुपए की चोरी कर रहे हैं या कोई 10 लाख के रुपए पेपर जो है लीक कर रहा है, फर्क, वो कहते हैं जहर, थोड़ा भी जहर है, ज़्यादा भी जहर है। तो हम एक ऐसा देश बन गए हैं जहाँ पे स्कैम्स पे काम ही नहीं हो रहा। वी आर बिकमिंग अ स्कैम नेशन। और ये आप देखिए कि जिस इंसान ने आपका इलाज करना है, कहते हैं लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है 3 लोगों की आप अगर आपके पास हो, आप हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। वो 3 लोग कौन है? एक लॉयर, जेन्युइन गुड लॉयर, सेकंड गुड अकाउंटेंट, थर्ड विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ गुड डॉक्टर। लेकिन अगर आज आपने अपना एजुकेशन भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया और डॉक्टर्स जो आ रहे हैं सिस्टम में अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज आ रहे हैं, तो ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ योर रिलीजन आपका इलाज वही करेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज उतनी है, उसको नहीं पता कि आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, आप सभी इक्वली जो है इम्पैक्टेड होंगे। इमीडिएटली नेक्स्ट मुद्दा जो है इररेगुलरिटीज इन यूपीएससी पे आते हैं, क्योंकि अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात है। तो इररेगुलरिटीज इन यूपीएससी, खासकर अभी ये जो पूजा खेटकर केस हुआ है पुणे में, आप देखिए कि किस लेवल तक ये दोबारा एक सिस्टेमिक रॉट की बात करता है कि इनन्यूमरेबल उन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट्स दिए, एंड हमारा सिस्टम क्या कहीं पे भी चेक नहीं करता। एक आईएएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होना है, मेरे को खुद पता है कि अगर हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट होना है तो उनका कितना बैकग्राउंड चेक और इंटेलिजेंस चेक सब कुछ होता है, लेकिन क्या एक आईएएस ऑफिसर जो गिनती के आप आईएएस ऑफिसर्स हर साल रिक्रूट करते हैं, क्या आप उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो भी चेक नहीं करते? क्या
ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपके अपने रूल्स हैं जिसमें कि अगर किसी ने कोई एक आईसाइट का कहा है कि मेरी आईसाइट विजन ठीक नहीं है और उसका रूल है कि एम्स में ही आके आपको चेकअप कराना है, तो कैसे पूजा खेटकर एक सर्टिफिकेट प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से दे पाती हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है? और ये एक इकलौता केस नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बहुत धन्यवादी हूँ पूजा खेटकर का कि वो इस लेवल तक करप्शन को ले गई कि आज ये बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो कितने ही और लोग जो हैं अब और केसेस निकल के आ रहे हैं कि जिन्होंने फॉल्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, फॉल्स लो इनकम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, और आपको ये एक सिस्टेमिक रॉट और स्कैम यूपीएससी का आपको समझ आता है। क्यों ऐसे ऑफिसर्स को इमीडिएटली ना केवल फायर किया जाता है बट उन पे क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है? अगर आप में से जो भी इसको देख रहे हैं, आप में से कोई भी अगर एक गलत काम करता है, इमीडिएटली पुलिस आप पे एक्शन लेती है। लेकिन ये आईएएस ऑफिसर्स, क्यों इनको एक मियर पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है? ये पनिशमेंट पोस्टिंग क्या होती है? She's been called back to the academy. और वो भी क्या एक आई वॉश है कि आपने एकेडमी में वापस बुला लिया, किस लिए? A person who doesn't even qualify to be an IAS is filing false certificates and affidavits. वो why has that person not been arrested immediately? That's the question we need to answer. क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें मैं आपको और बताऊं कि आप सिस्टेमिक फेलियर देखिए कि दिल्ली में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। आपको एज पर लॉ और एज पर रूल्स काम होता ही नहीं है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, दिल्ली की डीएम कंझावला अंकिता आनंद, अश्विनी कुमार जो कि एमसीडी के डिविजनल कमिश्नर और प्लस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की पोजीशन रखते हैं, कंप्लीटली रूल्स को बाईपास करके काम कर रहे हैं। एक केस फाइल किया जाता है जिसमें ऑर्डर्स पास किए जाते हैं जिसमें ब्लेटेंट लाइज हैं, और अगर कभी भी एक केस फाइल होता है तो उसमें सबसे पहला काम पिटिशनर और कोर्ट का होता है कि ऑपोजिट साइड को आपने केस की कॉपी देनी है। विदाउट प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ द केस एंड डिस्पाइट पिटिशनर आस्किंग मल्टीपल टाइम्स फॉर कॉपी ऑफ द केस, ये लोग ऑर्डर्स पास कर रहे हैं टू हार्म द पिटिशनर। और इसलिए एक इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट हमने दायर करी है विच वाज सेंट टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली अंडर न्यूमरस सेक्शंस ऑफ आईपीसी। एक विजिलेंस इंक्वायरी बाय द जॉइंट कमिश्नर विजिलेंस इज ऑनगोइंग अगेंस्ट अंकिता आनंद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंझावला, अगेंस्ट her staff, against M. Barani, who's SDM Saraswati Vihar, against Premchand, who's Tehsildar Saraswati Vihar, and his staff, against Divisional Commissioner Delhi, which is Ashwini Kumar, and various other people who are IPS officers, and even the Commissioner of Delhi Police, Sanjay Arora. हालत हमारे जुडिशरी की ये हो गई कि आप वहां जाके बोलिए कि किसी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, they are not even willing to take cognizance and put it on the record. And अगर national capital of the country में ये हाल है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बाकी देश में किस तरीके के हालात हैं। तो लास्ट एक जुडिशरी का हम देख लें कि कैसे जुडिशरी हर चीज को डिले कर रही है। इंपॉर्टेंट मैटर्स हमने देखा, मणिपुर में क्या हो रहा है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का देखिए, मणिपुर में तो 7-8 महीने का डिले कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 7 साल के डिले के बाद वर्डिक्ट आता है। और वो 7 साल का डिले हमारी डेमोक्रेसी को कैसे डैमेज किया कि 18,000 करोड़ इलिसिट मनी, क्वेश्चनेबल मनी हमारे इलेक्शन सिस्टम में आया, जो कि पार्टीज ने अपने प्रमोशन के लिए यूज किया और इस आम चुनाव में यूज किया। अगर आपने चलिए 7 साल बाद वर्डिक्ट दिया तो इमीडिएटली क्या आपका काम ये नहीं था कि उस मनी को भी आप इमीडिएटली जब्त करते? जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई
उनको पनिश किया जाता, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बेसिस पे पैसे लिए उनको पनिश किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईवीएम के मुद्दे पर हमने देखा किस तरीके से लास्ट मिनट तक, इलेक्शन से पहले तक उस पिटिशन को लगाया ही नहीं गया, और जब वो लगाया भी गया तो किस तरीके से और क्या सुनवाई हुई। हमारे जुडिशरी को अगर इतना भी नहीं पता कि फ्लैश ड्राइव कैसे काम करती है, और वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, पास कर रहे हैं कि ईवीएम इज सिक्योर और इसको हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जवाब कैसे आएगा। आज के डेट में ईवीएम्स मैक्सिमम कंट्रीज में बैंड हैं, जिन्होंने बनाई ईवीएम वहां भी बैंड है, लेकिन जुडिशरी ने फैसिलिटेट किया कि ईवीएम से दोबारा चुनाव हो। उसके जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें भी फर्क पता चल गया। एक पिटिशन हमने डाली कि कैसे ईवीएम इलेक्शन के मूल आधार को ही जो है वो डिफीट करती है, जो कि आपकी सीक्रेसी ऑफ वोट है। अगर आपकी सीक्रेसी ऑफ वोट कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कैसे हम ईवीएम पे चुनाव करा रहे हैं। लेकिन उस पिटिशन को भी इमीडिएटली डिसमिस किया गया। रिव्यू फाइल करी तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री रूल्स के बारे में हमारे को झूठ बोलती है। अगेन एंड अगेन वी आर लाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन of the Supreme Court of India by people who are hired by the people of India to work for people of India. So we filed another criminal complaint against the Supreme Court registrars and staff, saying that you are lying to us about the rules and mandates and guidelines of the Supreme Court of India. मत चलाइएगा, आप लोगों, क्योंकि आप सबसे मिलते हैं, आपका जानना बहुत जरूरी है। ईवीएम को जान के ईवीएम के बारे में पहले गलत खबर फैलाई गई ताकि वो झूठ निकले और बोले कि देखो आप लोग गलत बोल रहे थे। तो ईवीएम का मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। मैं इंडिया क्या और जो ये एक्टिविस्ट बने हुए थे सोशल मीडिया के, अभी डांडिया, सैयद शुजा, मैं इनको अमेरिका तक जाके मिला, मैंने समझने की कोशिश करी। तो ये हार्डवेयर की जो कहानी है ना, ये सब बोगस फैलाई जा रही है कि वाईफाई कनेक्टिविटी और यहाँ से कुछ नहीं है। सारा खेल उसके माइक्रोचिप का है। सारा खेल एक वर्ड है, सोर्स कोड। सोर्स कोड है एल्गोरिदम जो आपके माइक्रोचिप को चलाती है, जो कैलकुलेटर को चलाती है, वही इस ईवीएम को चलाती है। और इस बारी उस सोर्स कोड की कहानी बिल्कुल सामने क्लियर होके आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। किस वजह के लिए? बिकॉज जब मान लीजिए किसी पोलिंग बूथ पे 1000 वोट अगर पोल हुए हैं और रिजल्ट में 1070 वोट निकल रहे हैं, तो जिसने पूछने की कोशिश करेगी 70 वोट कहां से आए, उस पर सुप्रीम कोर्ट बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैनिपुलेशन जो है, ये माइक्रोचिप लेवल पे, प्रोग्रामिंग लेवल पे जब इसको ईवीएम को रीबूट किया जाता है, ये सारी कहानी उस पर है। आज से कोविड से पहले एक बार इलेक्शन कमीशन ने एक हैकाथॉन कराया था। वो हार्डवेयर स्टेज पे जाते ही उन्होंने रोक दिया। तो उन्होंने, लोगों ने पूछा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी थे उसमें, हमने इनको ये कहा था कि हम चैलेंज करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप साइंटिस्ट को ले आइए, 3 लोग हमारी तरफ से आएंगे सर, दैट्स ऑल। उनको कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। ये जो चिप्स होते हैं जिसपे जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, दैट्स कॉल्ड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोगोई साहब को उठा के बाहर फेंक दिया कि ये परव्यू ही नहीं है, आप ईसीआई से जाके पहले बात करके आइए, और हमने आदेश दे दिया हैकाथॉन का, आप हमारे पास मत आओ, उसके बाद में आना। तो इन्होंने हार्डवेयर स्टेज खत्म होते ही आगे का स्टेप वहीं रोक दिया कि मैंडेट ओवर, चैप्टर ओवर, फिनिश, आगे कुछ नहीं होगा। तो उनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, ईसीआई को भी पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कहानी कहां पे है, पर उसके बारे में वो कुछ करना चाहते नहीं है। उसकी मैं एक छोटी सी वजह और बता देता हूँ। सारी की सारी उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, सोर्स कोड की एट रैंडम ऑडिट परमिट करने के लिए, इनको सारी की सारी ईवीएम्स का जो बैलेट यूनिट है वो चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज बैलेट यूनिट के अंदर में जो उस प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रहा है, उसमें एक डेटा एंट्री कोड देना पड़ेगा, प्लग इन करके उस कोड को एट रैंडम ऑडिट पढ़ने के लिए। और ये कहते हैं कि वो लाखों करोड़ों रुपए, अरे लाखों करोड़ रुपए देश की डेमोक्रेसी का सवाल है, देश की सच्चाई का सवाल है, देश के लोगों की मैंडेट का सवाल है, फ्रेंचाइज का सवाल है। उसमें लाखों करोड़ रुपए क्या चीज है? आप 16 लाख करोड़ रुपए किसी के वैसे माफ कर सकते हैं और आप किस चीज को नहीं कर सकते। तो जब तक ये उस हार्डवेयर को चेंज करेंगे नहीं, जब तक एक एक्सटर्नल डेटा एंट्री कोड नहीं देंगे रैंडम ऑडिट करने के लिए बाय थर्ड पार्टीज, तब तक ईवीएम्स का कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।